नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल या एसएससी से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी से संबंधित जी के क्वेश्चंस और विशेष रूप से पीसीएस एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि कोई भी एसएससी के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चंस आए तो वो ना छूटने पाए। तो मेरा निरंतर यही प्रयास है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन नए क्वेश्चन दूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ये एसएससी सीजीएल टायर में आया है, 2016 में आया है। ऑप्शन ए 11.1%, ऑप्शन बी 22.2%, ऑप्शन सी 33.3%, ऑप्शन डी 44.4%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 33.3% अनुपात में होने चाहिए। यानी पारिस्थितिकीय नियमों के आधार पर वांछित वन आवरण जो है वो देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर होना जरूरी है, तभी पर्यावरण संतुलन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया है ये क्वेश्चंस। ऑप्शन ए गंगटोक को, ऑप्शन बी कुर्ग को, ऑप्शन सी दार्जिलिंग को, ऑप्शन डी शिमला को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुर्ग को, डी पार्ट। ऑप्शन बी कुर्ग को जाना जाता है स्कॉटलैंड के रूप में। तो भारत का स्कॉटलैंड कर्नाटक में स्थित कुर्ग को जाना जाता है, और कुर्ग को कोडागू भी कहते हैं। कुर्ग को क्या कहते हैं? कोडागू भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पहाड़ियों से घिरा जंगल, पहाड़ियों से घिरा जंगल इसका मतलब है। और आपको बता दें कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर यहाँ पर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी CHSL 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए लूनी नदी के किनारे, ऑप्शन बी नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन सी ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन डी गोमती नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोमती नदी के किनारे। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे है, डी पार्ट करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और देख लेते हैं इसके बारे में। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर 72 स्तंभों पर समर्पित 5 मंजिला है। ये 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर है, और जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यह एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2014 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात भारतीय राज्य का अग्रणी कपास उत्पादक है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात उपज की दृष्टि से और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास के मामले में भारत के सर्वाधिक अग्रणी राज्य हैं। यानी गुजरात तो है उपज की दृष्टि से, और महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जो कपास मामले में सबसे अधिक अग्रणी राज्य हैं। और प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को,
ऑप्शन बी लाल सागर और अरब सागर को, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और काला सागर को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और आपको बता दें कि अफ्रीका के मोरक्को एवं यूरोप के स्पेन देश को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। अफ्रीका के मोरक्को एवं यूरोप के स्पेन देश को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? ये SSC CGL 2017 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। यानी सभी जटिल जंतुओं में 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सभी जटिल जंतुओं के शरीर में 4 मूल ऊतक पाए जाते हैं। ये उपकला, संयोजी, मांसपेशीय एवं तंत्रिका ऊतक होते हैं। इन चारों के ये प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? ये SSC CHSL 2014 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैरोटीन। कैरोटीन रेशेदार प्रोटीन है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है और यह मानव की बाहरी त्वचा को सुरक्षित रखता है। और कैरोटीन में सल्फर और एमिनो अम्ल होते हैं। इसमें सल्फर और एमिनो अम्ल होते हैं जो अंतर संपर्क संधि बनाते हैं। अंतर संपर्क ये संधि बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी में मछली की अनुपस्थिति किसका संकेत करती है? नदी में यदि मछली नहीं है तो किसका संकेत करती है? SSC LDC एंड ऑपरेटर 2012 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए अवघटित क्षेत्र का, ऑप्शन बी सक्रिय सड़न क्षेत्र का, ऑप्शन सी प्रदूषण के सभी क्षेत्र का, ऑप्शन डी पुनः प्राप्ति क्षेत्र का या रिकवरी जोन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अवघटित क्षेत्र का। ऑप्शन ए अवघटित क्षेत्र का अनुपस्थिति का संकेत करती है नदी में यदि मछली नहीं है तो। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। नदी में मछली की अनुपस्थिति उस क्षेत्र की खराब दशा अथवा अवघटनकारी दशा की ओर संकेत करती है। और यह पर्यावरण संसाधन के अत्यंत खराब स्थिति की ओर भी अग्रसित होने का संकेत करती है। यानी पर्यावरण संसाधन के अत्यंत खराब स्थिति की ओर अग्रसर होने का यह संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल के लाल, गुलाबी, नीला और बैंगनी रंग लाने वाला मुख्य वर्णक क्या कहलाता है? फूल का लाल, गुलाबी, नीला और बैंगनी रंग लाने वाला मुख्य वर्णक क्या कहलाता है? SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटेनोइड, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी एंथोसायनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एंथोसायनिन। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। एंथोसायनिन मुख्य वर्णक कहलाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पादप पुष्पों के विभिन्न रंग जैसे लाल है, गुलाबी है, बैंगना आदि मुख्य उनमें उपस्थित एंथोसायनिन नामक रंग वर्णक के कारण उत्पन्न होते हैं। एंथोसायनिन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटोफोर या श्वसनशूल का क्या कार्य है? न्यूमेटोफोर श्वसनशूल का क्या कार्य है? ये SSC CGL 2019 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए जानवरों से पौधों की रक्षा, ऑप्शन बी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना, ऑप्शन सी पौधों को खड़े होने में सहायता करना, ऑप्शन डी परागण में मदद करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। न्यूमेटोफोर श्वसनशूल का जो कार्य है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। न्यूमेटोफोर जल के बाहरी सतह पर विकसित वायवीय जड़ें होती हैं और जो
जोलदभिद पौधों की जड़ों के शोषण हेतु आवश्यक वायु की आपूर्ति में वो सहायक होती हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? ये एसएससी CHSL 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए राज्य सरकार के, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, ऑप्शन सी संघ सरकार के, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार के। ऑप्शन ए राज्य सरकार के विधानसभा के सचिवालय के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? एसएससी CHSL 2019 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी VP सिंह, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो थे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई थी ताशकंद के अंदर। गुलजारी लाल नंदा को वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा को वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेगोग किस धर्म का पूजा स्थल है? सिनेगोग किस धर्म का पूजा स्थल है? ये एसएससी CGL 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए पारसी धर्म का, ऑप्शन बी ताओवाद धर्म का, ऑप्शन सी यहूदी धर्म का, ऑप्शन सी शिंतो धर्म का। ऑप्शन सी यहूदी धर्म का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगोग। तो सिनेगोग यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ये एसएससी MTS 2013 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी हाथी गुफा, ऑप्शन सी ऐहोल, ऑप्शन डी नासिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऐहोल। ऐहोल जो है शिलालेख ये चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और डिटेल बता दें आपको, ऐहोल शिलालेख का संबंध चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और इस शिलालेख को उसके दरबारी कवि एवं मंत्री रवि कीर्ति ने बनवाया था। उसके दरबारी कवि और मंत्री थे रवि कीर्ति ने उसको बनवाया था। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और आप जानते हैं किसी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपका फ़र्ज है कि आप लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? एसएससी CHSL 2019 में ये क्वेश्चन आया है। श्रीरंगपट्टनम किला जो स्थित है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। ऑप्शन ए कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। श्रीरंगपट्टनम किला मांडा जिला कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और इस किले का निर्माण 1454 ईस्वी में तिम्मन्ना नायक द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण जो करवाया गया था 1454 ईस्वी में तिम्मन्ना नायक द्वारा करवाया गया था, और टीपू सुल्तान के समय में यह किला काफ़ी चर्चा में आया। इसी किले के भीतर रंगनाथ स्वामी का मंदिर भी अवस्थित है,
और मंदिर के विपरीत टीपू सुल्तान का महल बना हुआ है। तो ये 1454 ईस्वी में तिम्मन्ना नायक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए बसंत कुमार विश्वास, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी और लाला हरदयाल गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे और सरदार सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना के, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान के, ऑप्शन सी शौकत अली के, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है। सैयद अहमद खान द्वारा ये संपादित किया गया था राजभक्त मुसलमान अखबार। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के राजभक्त मुसलमान अखबार का संपादन सैयद अहमद खान ने किया था और यह अखबार 1857 के विद्रोहों से संबंधित था। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1920 ईस्वी में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा और आज भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? डचों की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? एसएससी एलडीसी एंड डीईओ 2013 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए मुसलीपट्टनम में, ऑप्शन बी पुलिकट में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुलिकट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पुलिकट में स्थापित हुई थी डचों की पहली बस्ती। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में 21 वर्षों के लिए मसाले के व्यापार के एक अधिकार के साथ की गई थी। 1602 में 21 वर्षों के लिए की गई थी और इनकी पहली बस्ती पुलिकट में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे बिहार का दुख सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? किसे बिहार का दुख सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी को, ऑप्शन बी महानदी को, ऑप्शन सी चंबल नदी को, ऑप्शन डी कोसी नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोसी नदी को। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है या शोक कहा जाता है। और आपको डिटेल बता दें कि कोसी हिमालय से निकलने वाली 7 नदियों के संगम से निर्मित नदी है और यह चतरा गार्ज के बाद कोसी के नाम से जानी जाती है। चतरा गार्ज के बाद यह कोसी के नाम से जानी जाती है। बिहार क्षेत्र में ढाल अत्यंत मंद होने के कारण यह अपने विसर्प के रूप में मार्ग बदलती रहती है। विसर्प के रूप में यह मार्ग बदलती रहती है और फलतः बाढ़ का कारण बनती है। फलतः बाढ़ का कारण बनती है ये बिहार क्षेत्र में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील कौन सी है? यह एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पैगोग झील, ऑप्शन सी वुलर लेक, ऑप्शन डी उदय सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वुलर लेक। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है। वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील वुलर झील है जो जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। ये जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। इसके जल की आपूर्ति झेलम नदी के द्वारा करती है
और आपको बता दें कि चिल्का झील खारे पानी की झील ओडिशा में है, पैगोंग झील तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है, लवणीय झील है ये। और उदय सागर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित लवणीय झील है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।